everyone. In this video number 76, and in this video we will learn about our educational technology part 3. That means ET3. Okay, so let's start it. What is this educational psychology part 3? This is the combination of both ET1 and ET2. You can say this is the combination of software and hardware technology both. Let's start it. ET3 और सिस्टम अप्रोच. ET3 को क्या कहते हैं? सिस्टम अप्रोच भी कहते हैं. ध्यान रखिएगा. Is a systematic attempt to coordinate all aspects of problem towards a problem towards specific objectives. जो सिस्टम अप्रोच है वो एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, एक सिस्टमैटिक तरीके से किया गया प्रयास है जो किस चीज के लिए किया जाता है? टू कोऑर्डिनेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम. कोई भी एक प्रॉब्लम हो, उसके जितने भी पहलू हैं उन सब पहलुओं को कोऑर्डिनेट करने का काम किया जाता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ताकि कुछ खास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कुछ खास उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति की जा सके. वेबस्टर्स डिक्शनरी defines a system as a regularly interacting or interdependent group of items forming a unified whole. एक यूनिफॉर्म्ड तरीके में किसी एक पूर्ण चीज को बना देना. किन चीजों से मिलकर? चाहे वो आइटम्स हो, चाहे वो कोई और मतलब मशीनरी हो, कुछ कलपुर्जे हो, कोई भी चीजें हो, वो जब सारी मिलकर एक इंटरेक्टिंग और इंटरडिपेंडेंट तरीके से जब वो मिलकर एक चीज बना देती हैं तो वो चीज बन जाती है सिस्टम. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ नहीं आएगा इसमें. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम मे बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल की मदद से इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो. वेरियस पार्ट्स ऑफ द With an example, various parts of the digestive system may be called as components of digestive system. जो हमारा digestive system है उसके अलग अलग जो parts हैं उनको हम combined तौर पे उन parts को मिला के कह सकते हैं digestive system. Every component of the digestive system contributes to support. S भी नहीं आएगा, S भी नहीं आएगा. Contributes to support in फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज ए होल. जो हर कंपोनेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एक एक जो उसके अंदर पार्ट लगा है, जो भी चीजें हैं जो किसी खाने को हमारे शरीर में पचाने में जो जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स मदद करते हैं, वो सारे क्या हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं. तो क्या होता है, वो सारे मिलकर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को एक पूर्ण एक तरीके का सिस्टम बनकर काम करने में. तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक अलग सिस्टम हो गया और वो सारे कंपोनेंट मिलकर जब काम करते हैं तब वो सिस्टम सही काम करता है. आगे ये कहता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. अगर हम एजुकेशन के संदर्भ में देखें कि एजुकेशन के संदर्भ में कैसे ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है, तो अगर उस संदर्भ में हम देखें तो क्या कहता है ये? In the context of education system is a unit as a whole incorporating all its aspects and parts. Namely, जो एजुकेशन के कंटेक्स्ट में है, एजुकेशन के संदर्भ में जो है सिस्टम क्या है? वो एक यूनिट है जो पूरी तरीके से एक होकर काम करती है. क्या करते हुए? इनकॉर्पोरेटिंग होता है शामिल करना. तो शामिल करते हुए यानी एक साथ एक ही चीज में शामिल करके इन यूनिट एज अ होल इनकॉर्पोरेटिंग ऑल इट्स एस्पेक्ट्स एंड पार्ट्स. इसके सारे एस्पेक्ट्स और पार्ट्स को शामिल करते हुए एजुकेशन में जो है ये जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम जो है
वो एक यूनिट की तरह काम करता है, यानी एजुकेशन के मामले में सिस्टम एजुकेशन के सभी एस्पेक्ट्स और पार्ट्स को एक साथ मिलाकर एक यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है, नेमली क्या क्या नाम है उन एस्पेक्ट्स और पार्ट्स के? ये एस्पेक्ट्स और पार्ट्स कौन से? प्यूपिल्स विद्यार्थी, टीचर्स, करिकुलम, कंटेंट, इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेल्युएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारे के सारे एस्पेक्ट्स और पार्ट्स हैं जिनको शामिल किया जाता है एक सिस्टम के अंदर, यानी जब एक यूनिट इन सब की मिलाकर बना दी जाती है तो वो बन जाता है एक सिस्टम। कैसा सिस्टम? एजुकेशन के मामले में, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में। द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस The teaching learning process is viewed as communication and control taking place between is viewed as communication and control taking place between the components of a system। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको हम किस तरीके से देखते हैं? उसको देखा जाता है कि ये एक कम्युनिकेशन है और ये कंट्रोल है। ध्यान से समझिए इस चीज को। जो आपका टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग में क्या है? टीचर पढ़ा रहा है, क्या टीचर मान लीजिए पढ़ा रहा है, जो भी कंटेंट है वो कंटेंट टीचर जो है दे रहा है किसको? स्टूडेंट को। तो यहां पर 1, 2 और 3 एस्पेक्ट जो है वो शामिल कर लिए गए। अब ये तीनों एस्पेक्ट्स में, इस एस्पेक्ट के बीच में और इस एस्पेक्ट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है और ये एस्पेक्ट इसको कंट्रोल भी कर रहा है। तो ये कहना क्या चाहता है कि इस सिस्टम के अंदर, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, जो एजुकेशन में सिस्टम के अंदर जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है उसको हम मान के चलते हैं कि ये एक कम्युनिकेशन है और कंट्रोल है, जो होता है कहां पर? सिस्टम के कंपोनेंट्स के बीच में। तो यहां पर एजुकेशन में जो सिस्टम है वो क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो अभी हमने पढ़े। तो उन कंपोनेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो कंट्रोल है, उसे हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन बन सकता है, एक अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है दैट कम्युनिकेशन, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनिए, कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम इन एजुकेशन इज नोन एज, और वो अलग अलग हमें ऑप्शंस दे सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, वो टीचिंग है या वो अकेली लर्निंग है या टाइम पास है या टीचिंग लर्निंग दोनों है। तो वो कम्युनिकेशन क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए इसमें आगे देखते हैं। इन दिस केस, इस मामले में, इन दिस केस द सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए टीचर, ए स्टूडेंट एंड ए प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, all in a particular pattern of interaction। क्या होता है इस केस में, इस मामले में? जो सिस्टम कह सकते हो आप एजुकेशन के संबंध में, एजुकेशन के कंटेक्स्ट में सिस्टम जो चीज है, उस केस में जो सिस्टम बनता है वो किस किस चीज से मिलकर बनता है? टीचर से, स्टूडेंट से, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन से, कैसी कैसी इंस्ट्रक्शन दी है, टीचिंग लर्निंग में सारा होता है, ऑल इन ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, सारे के सारे एक पर्टिकुलर पैटर्न चलता है। ये नहीं कि कोई भी कभी भी कहीं भी हो, उनको एक पर्टिकुलर फिक्स एक पैटर्न के अंदर इंटरेक्ट करना होता है, आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बना के चलना होता है। दिस न्यू टेक्नोलॉजी हैज इन्फ्लुएंस्ड द एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू ए ग्रेट कंटेक्स्ट। ये जो आपकी नई टेक्नोलॉजी है, कौन सी? सिस्टम अप्रोच की। ध्यान रखिएगा, ये जो सिस्टम अप्रोच की नई जो टेक्नोलॉजी है, इसने एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन को काफी हद तक प्रभावित किया है।
दिस इज द मॉडर्न अप्रोच। ये क्या है? मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच कौन सी है? ET3 आप कह सकते हो, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 आप कह सकते हो, या सिस्टम अप्रोच भी आप कह सकते हो। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। किस तरह काम करती है? ये जो ET3 है ये काम करती है एज अ लिंक बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अप्रोच। इट इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसको और किस नाम से भी जानते हैं? मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं। इट हैज ब्रॉट टू एजुकेशनल मैनेजमेंट ए साइंटिफिक अप्रोच फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। इसने क्या किया है कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके अंदर साइंटिफिक अप्रोच ये ले आई है ताकि जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके। आगे ये कहता है कि जो सिस्टम अप्रोच है, ये सिस्टम अप्रोच ब्रिंग्स टू द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए साइंटिफिक अप्रोच। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें भी एक साइंटिफिक अप्रोच जो है लेकर आई है। क्या चीज? सिस्टम अप्रोच जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच लेकर आई है। किसमें? टीचिंग लर्निंग में। फॉर सॉल्विंग इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स एंड अकम्प्लिशिंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। ताकि जो इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके और जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी प्राप्ति हो सके। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम अप्रोच, ऐसा नहीं आएगा, सिस्टम अप्रोच is a problem solving method of analyzing the educational process and making it more effective. सिस्टम अप्रोच क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। किस चीज का? जो एजुकेशनल प्रोसेस है उसको समझने का और इसे और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा प्रभावी बनाने का। तो सिस्टम अप्रोच को हम क्या कह सकते हैं कि ये एक तरह का प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो क्या करता है? एजुकेशनल प्रोसेस को एनालाइज करता है और इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने में हमारी मदद करता है। 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a system emerge. 3 main characteristics of a system emerge. These are as follows. ये जो सिस्टम है इसका उद्भव कैसे हुआ, ये कैसे सामने आया, इसकी 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन सी? पहली जो है वो है ए सिस्टम हैज सर्टेन फंक्शंस टू परफॉर्म। सिस्टम के कुछ खास वो फंक्शंस होते हैं जो उसे करने होते हैं। ए सिस्टम हैज मेनी कंपोनेंट्स और पार्ट्स। एक सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट्स और पार्ट्स होते हैं। ईच ऑफ दीज मे हैव ए डिफरेंट फंक्शन। इनमें से हर एक का एक अलग फंक्शन हो सकता है, हर कंपोनेंट का अपना अलग फंक्शन हो सकता है टू परफॉर्म। बट all of these together contribute to the function or functions of the system. जो कंपोनेंट्स हैं उनके अलग अलग, हर पार्ट के, हर कंपोनेंट के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उन अलग अलग फंक्शंस के बाद भी ये सारे के सारे मिलकर एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। किसमें? सिस्टम के फंक्शन या फंक्शंस में। सिस्टम जो भी फंक्शन या फंक्शंस करता है उसके अंदर ये सारे के सारे मिलकर एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। नंबर 3, the components of a system are interrelated and interdependent. जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वो निर्धारित रहते हैं, यानी एक दूसरे के बिना वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकते। Thus, a system may be defined as an entity which consists of interrelated and interdependent components. इस तरह से सिस्टम को हम क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं? उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह की एंटाइटी है, एक तरह की पूर्णता है, मतलब ये कंप्लीशन इसका आप कह सकते हो। ये एक एंटाइटी है, पूर्ण है ये,
विच कंसिस्ट ऑफ इंटररिलेटेड, आपस में जुड़े हुए और इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर आश्रित जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर ये जो है मतलब उनसे मिलकर ये बना है। सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसी चीज जो किन से मिलकर बनी है, इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट से, और उसका काम क्या होता है, एंड वर्क्स टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन फंक्शंस, और कुछ खास फंक्शंस होते हैं सिस्टम के, उनकी प्राप्ति के लिए वो सिस्टम जो है काम करता है। तो उस चीज को हम क्या कह सकते हैं, सिस्टम अप्रोच, हम उस चीज को कह सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट प्रोसेस, आउटपुट मॉडल ऑफ सिस्टम। देखो सिस्टम के अंदर इनपुट होती है, प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट होती है। तो ये जो मॉडल है ये क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं। द सिस्टम दैट वी आर कंसर्न्ड विद, द सिस्टम दैट वी आर कंसर्न्ड विद includes the aspects and components of educational process। जो सिस्टम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम क्या करता है, इंक्लूड करता है किन चीजों को, एस्पेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसेस के एस्पेक्ट्स को और कंपोनेंट्स को। विज मीन्स अर्थात, दैट इज स्टूडेंट्स, टीचर्स, करिकुलम, सिलेबस या टीचिंग मेथड्स, मीडिया, स्कूल या क्लासरूम का एनवायरमेंट एंड इवेल्युएशन प्रोसीजर्स। ये सब चीजें क्या हैं, ये एस्पेक्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं एजुकेशनल प्रोसेस के। ठीक है, ये हम पहले भी इसी में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ये कहता है द सिस्टम अप्रोच हेल्प्स बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स टू अचीव टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स इन द मोस्ट इफेक्टिव वे। टर्मिनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अंतिम, जो लास्ट चरण के, बिल्कुल लास्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जो अंतिम चरण के उद्देश्य हैं उनको बहुत ही प्रभावी तरीके से एक तरह से प्राप्त करने के लिए टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की जो है सिस्टम अप्रोच मदद करता है। नेक्स्ट इसने कहा है इन द एजुकेशनल सिस्टम, जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर द प्लान्ड इनपुट यानी लर्निंग मटेरियल, भाई इनपुट तो वही है ना, जो लर्निंग मटेरियल है जो दिया गया है बच्चों को, दैट इज इनपुट। तो ये प्लान्ड होनी चाहिए, जो प्लान्ड इनपुट है, एंड प्रोसेस, और जो प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, लर्निंग स्ट्रेटेजीज, कि किस तरह से उसको लर्न करना है, आर ऑर्गेनाइज्ड टू केटर टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। वो क्या करती हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड, उनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है, किनको, प्लान्ड इनपुट को और प्रोसेस को। प्लान्ड इनपुट मींस लर्निंग मटेरियल को और लर्निंग स्ट्रेटजीज को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि वो केटर करती हैं यानी पूरा करती हैं। केटर टू मींस पूरा करना, पूरा करना, पूरा करना। वे पूरा करती हैं किस चीज को, नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की नीड्स को। द लर्निंग मटेरियल, जो लर्निंग मटेरियल है, द लर्निंग मटेरियल इज sequenced in such a way that it leads the student to achieve the desired standard of output। उसको इस तरह से sequenced कर दिया जाता है, उसको इस तरह से लर्निंग मटेरियल को सेट कर दिया जाता है कि जो स्टूडेंट है वो अपने डिजायर्ड आउटपुट जो है उसको प्राप्त कर पाता है। डिजायर्ड आउटपुट से क्या अर्थ है, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को वो प्राप्त कर पाता है। दैट इज टर्मिनल परफॉर्मेंस, जो अंतिम कह लीजिए, अंतिम या जो फाइनल एक तरह की परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, जो फाइनल परफॉर्मेंस है, आखिरी चरण की जो परफॉर्मेंस है उसको बच्चा अच्छे से प्राप्त कर पाता है। आगे है मॉनिटरिंग द सिस्टम थ्रू फीडबैक। मॉनिटरिंग द system through feedback help, monitoring the system through feedback helps, ऐसा आएगा यहां पर। ठीक है, यहां पर S
helps to improve, revise and evaluate each component of the system. जो सिस्टम की मॉनिटरिंग होती है किसके माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से जो सिस्टम की मॉनिटरिंग होती है वो मॉनिटरिंग मदद करती है इंप्रूव करने में, रिवाइज करने में और इवेलुएट करने में। किस चीज को, जो सिस्टम का कंपोनेंट है, हर कंपोनेंट, उस हर कंपोनेंट को इंप्रूव, रिवाइज और इवेलुएट करने में मदद करती है। द डिस्कशन शोज दैट द सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। तो ये जो डिस्कशन है ये दिखाता है कि सिस्टम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिस्टम वो चीज है जिसमें इनपुट हो, जिसमें प्रोसेस हो और जिसमें आउटपुट हो। द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट मॉडल ऑफ ए सिस्टम also brings out another dimension of the systems approach। दूसरी जो सिस्टम अप्रोच की डायमेंशंस हैं उनको भी ये एक तरह से हमारे सामने लेकर आता है। इन ए वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एक तरीके से जिस तरह से हम चीजों पे देखते हैं, प्रोसेसेस और प्रॉब्लम्स, या प्रोसेस के ऊपर जो हमारा नजरिया होता है या प्रॉब्लम्स के प्रति जो हमारा नजरिया होता है। इंस्टीड ऑफ अटेनिंग द प्रॉब्लम इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, बजाय इसके कि हम प्रॉब्लम को एक आर्बिट्रेरी यानी मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से आप कह सकते हो कि अगर मतलब प्रॉब्लम को मनमाने ढंग से समझने की बजाय, उसको अटैक करने की बजाय, यानी प्रॉब्लम के ऊपर अपने मनमाने ढंग से अटैक करने की बजाय द सिस्टम्स अप्रोच या सिस्टम अप्रोच आप इसे कहिए, हेल्प्स सॉल्व द प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। तो सिस्टम अप्रोच हमारी किस चीज में मदद करती है कि प्रॉब्लम के ऊपर मनमाने ढंग से एक अटैक करने की बजाय उसे सिस्टमेटिक तरीके से हल करने में सिस्टम अप्रोच हमारी मदद करती है। नेक्स्ट है, सो द सिस्टम्स अप्रोच इज ए टूल। इसलिए सिस्टम अप्रोच क्या है, वो एक टूल है। कैसा टूल है, टू बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है फॉर सॉल्विंग एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, जिससे कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है मोर इफेक्टिवली एंड ये है एफिशिएंटली, मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली, बहुत ज्यादा प्रभावी ढंग से। सिस्टम्स अप्रोच कैन ऑल्सो बी लुक्ड अपॉन एज ए मोड ऑफ थिंकिंग दैट एम्फेसाइज्ड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। जो सिस्टम अप्रोच है दैट कैन बी लुक्ड अपॉन, उसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक मोड है, ये एक तरीका है किस चीज का, थिंकिंग का, सोचने का, कि जो एम्फेसाइज्ड प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो प्रॉब्लम्स, थिंकिंग दैट एम्फेसाइज्ड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉब्लम रेजोल्यूशन, कि ये एक मोड है थिंकिंग का जो प्रॉब्लम के ऊपर एम्फेसाइज करता है, किस चीज पे, आइडेंटिफिकेशन पे, प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन पे ये एम्फेसाइज करता है और प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन पर, उसके समाधान पर ये एक तरह से एम्फेसाइज करता है। नेक्स्ट है, इट इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डिफाइन द प्रॉब्लम प्रिसाइजली। ये किसी भी इंसान की, किसी भी ह्यूमन बीइंग की व्यक्तिगत तरीके से मदद करता है कि वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे ढंग से, प्रिसाइज तरीके से, ठीक प्रकार से उसको डिफाइन कर पाए, उसको बता पाए। कंसीडर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल, और जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको वो अच्छे ढंग से कंसीडर कर पाए, एंड टू चूज द मोस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव, और फिर उनमें से वो जो भी सबसे ज्यादा प्रभावी अल्टरनेटिव है उसको वो चूज कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है उसके आधार पर वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो आपके पास अल्टरनेटिव है उस अल्टरनेटिव को चुन पाए, किस चीज के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड अचीव द गोल और गोल्स, ताकि वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाए। एज सिस्टम अप्रोच इज बेसिकली ए प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसा कि हम जानते हैं कि जो सिस्टम अप्रोच है वो
बेसिक तरीके से अगर हम उसको देख के चलें तो वो क्या चीज है, प्रोसेस है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इट कैन बी अप्लाइड टू मैनी एरियाज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसे हम फील्ड ऑफ एजुकेशन में बहुत से जगहों पर लागू कर सकते हैं, सच एज इंस्ट्रक्शन, जैसे कि इंस्ट्रक्शन देने में, रिसर्च रिसर्च करने में, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैनेजमेंट करने में, करिकुलम डेवलपमेंट में, एंड सो ऑन, और इसी तरह की बहुत सी चीजें। वन में अप्लाई इट टू एनी प्रॉब्लम सिचुएशन एज द प्रोसेस एंड द मोड ऑफ थिंकिंग रिमेन्स द सेम। कोई भी इंसान इसको किसी भी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में लागू कर सकता है, क्योंकि जो इसका प्रोसेस है और मोड ऑफ थिंकिंग है वो हमेशा सेम रहते हैं। आगे इसने कहा है जो एजुकेशनिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट्स डिफाइन द सिस्टम अप्रोच। वो सिस्टम्स अप्रोच को कैसे डिफाइन करते हैं जो एजुकेशनिस्ट्स हैं, एज एन अप्रोच विच एम्स एट फाइंडिंग द मोस्ट efficient and economically cost effective methods for solving educational problems scientifically। कि सिस्टम अप्रोच जो है ना, ये वाली सिस्टम्स अप्रोच, वो एक ऐसी अप्रोच है जो बहुत ही प्रभावी तरीके से कम खर्चे में किस चीज को ढूंढ लेती है, कोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ढूंढ लेती है कि जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको साइंटिफिक तरीके से सॉल्व किया जा सके। यानी सिस्टम अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो अप्रोच एजुकेशनल सिस्टम में, एजुकेशनल प्रोसेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको साइंटिफिक तरीके से बहुत ही प्रभावी और कम खर्चे के साथ सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है द सिस्टम्स अप्रोच provides a framework for all the factors that influence the solution of educational problems। जो सिस्टम अप्रोच है वो क्या करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है किसके लिए, उन सभी फैक्टर्स के लिए जो फैक्टर्स एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं या वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव तो मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए जो जो फैक्टर्स मदद करते हैं उन सब को एक तरह से इसमें ऐड किया जाता है, उनके लिए एक फ्रेमवर्क दिया जाता है। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द सिस्टम अप्रोच, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सिस्टम अप्रोच क्या करती है, टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल अवेलेबल लर्निंग रिसोर्सेज। जितने भी लर्निंग रिसोर्सेज हैं उन सब को ध्यान में रखती है, कंटेंट को ध्यान में रखती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रखती है, मेथड्स को ध्यान में रखती है, एंड मीडिया टू अचीव द गिवन सेट ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। और जो मीडिया, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए जो मीडिया दिया जाता है उस मीडिया का भी ध्यान रखती है सिस्टम अप्रोच। Thus, इस प्रकार द सिस्टम अप्रोच फोकसेस ऑन द स्टूडेंट एंड द परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड बाय हिम और हर। इस तरह से सिस्टम अप्रोच किस पे फोकस करती है, स्टूडेंट पे फोकस करती है और परफॉर्मेंस पे फोकस करती है, जो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी स्टूडेंट हो उसके द्वारा जिसको रिक्वायर किया जाता है, मतलब जिसकी जरूरत है। द सिस्टम अप्रोच फोकसेस फर्स्ट अपॉन द लर्नर एंड देन कोर्स कंटेंट। सबसे पहले किसके ऊपर फोकस करती है, सबसे पहले ये फोकस करती है लर्नर के ऊपर, दूसरा ये फोकस करती है कोर्स के कंटेंट के ऊपर, फिर लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इफेक्टिव मीडिया एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। सच ए सिस्टम incorporates within itself a capability of providing continuous self-correction and improvement। इस तरह की जो सिस्टम अप्रोच है वो इनकॉर्पोरेट कर लेती है, शामिल कर लेती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने मीनिंग देखा था, वो शामिल कर लेती है अपने आप के अंदर क्या चीजें, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस सेल्फ करेक्शन और दूसरा इंप्रूवमेंट। मतलब इंप्रूवमेंट और सेल्फ करेक्शन को सिस्टम अप्रोच जो है वो अपने आप में शामिल कर लेती है। इट इज कंसर्न विद ऑल एलिमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग मीडिया। ये हर तरह की जो इंस्ट्रक्शन है जिसमें मीडिया भी शामिल होता है, इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है, ये इन सब चीजों को एक तरह से
कंसर्न रहती है, यानी इन सब चीजों से संबंधित होती है। इट्स पर्पज इज टू एंश्योर दैट द कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक होल विल बी अवेलेबल with the proper characteristics at the proper time to contribute to the total system fulfilling the objectives। ये इसका पर्पस क्या है, ये निश्चित करना, ये सुनिश्चित करना कि जो ऑर्गेनिक होल है, जो भी स्टूडेंट या लर्नर या टीचर है, उसके सारे के सारे कंपोनेंट्स, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सिस्टम अप्रोच है, इसके सारे के सारे कंपोनेंट्स will be available with the proper characteristics। अपनी जो भी प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ वो अवेलेबल रहेंगे प्रॉपर टाइम पे, क्या करने के लिए, ताकि वो अपना योगदान दे सकें किसमें, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी फुलफिलमेंट में वो अपना योगदान दे सकें। चलिए आगे ये कहता है, इन द सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन the teacher has to plan। in the system approach के अंदर जो है to instruction के लिए the teacher has to plan completely the utilization of selected resource material and the classroom activities। system approach के अंदर जो है इंस्ट्रक्शन देने के लिए टीचर को क्या करना होगा, पहले तो प्लान करना होगा कंप्लीट तरीके से, किस चीज का, कि जो यूटिलाइजेशन है, जो इस्तेमाल होनी है चीजें, उनके बारे में प्लान करना होगा, किसका, ऑफ सिलेक्टेड रिसोर्स मटेरियल। जो भी उसने रिसोर्स मटेरियल सिलेक्ट किया है उसके लिए उसे प्लान करना होगा कि क्या रिसोर्स मटेरियल मैंने सिलेक्ट किया है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, और क्लासरूम की क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, वो क्लासरूम एक्टिविटीज, और जो भी उसने उसके लिए मटेरियल सिलेक्ट किया है उसके यूटिलाइजेशन वगैरह के लिए टीचर को पूरी तरह से प्लान पहले से करना होगा। द टीचर शुड हैव ए गुड ओवरऑल व्यू ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर को सब्जेक्ट का पूरा ओवरऑल व्यू होना चाहिए। नो हिज हर लिमिटेशंस। टीचर को अपने लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। नो ऑल अबाउट हिज हर प्यूपिल्स। अपने प्यूपिल्स के बारे में टीचर को पूरी तरह से पता होना चाहिए, अपने स्टूडेंट्स के बारे में। द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन देयर लर्निंग कैपेसिटीज। और जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कोई बच्चा तेज होता है पढ़ने में, कोई कमजोर होता है, वो भी टीचर को पता होना चाहिए। एंड प्लान अकॉर्डिंगली। और टीचर को फिर इसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा प्लान बनाना चाहिए। द सिस्टम अप्रोच इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। लगातार ये इवेल्युएशन को अपने अंदर शामिल करती है, किसकी, ऑफ लर्निंग आउटकम्स की, कि क्या लर्निंग आउटकम्स चल रहे हैं उनकी एक लगातार इवेल्युएशन की जाए, वो चीज भी सिस्टम अप्रोच के अंदर होती है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज गेन्ड बाय एनालिसिस ऑफ रिजल्ट्स ऑफ इवेल्युएशन टू suitably modify the plan of approach to achieve the stated objectives। अब क्या है, आगे ये कहता है कि जो एक लगातार जो इवेल्युएशन की जाती है, लगातार होने वाली इवेल्युएशन से जो नॉलेज हमें प्राप्त होती है, उस नॉलेज को यूज किया जाना चाहिए ताकि जो आपके स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त किया जा सके। ठीक है, फिर है मेजर स्टेप्स इन द सिस्टम्स अप्रोच इन एजुकेशन आर। इसके क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं, 10 मेजर स्टेप्स दे रखे हैं। पहला है फॉर्मुलेटिंग ऑफ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। खास तरह के इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, बनाया जाता है। टू बी अचीव्ड एंड डिफाइनिंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, जिनको अचीव करना है और फिर इंस्ट्रक्शनल गोल्स को डिफाइन किया जाता है। डिसाइडिंग अप्रोप्रिएट मीडिया टू अचीव दीज गोल्स, फिर इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए सही मीडिया का चुनाव किया जाता है। डिफाइनिंग लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स, फिर लर्नर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसा बच्चा है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या उसकी जरूरतें हैं, उनको भी डिफाइन किया जाता है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड्स सुटेबल फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस, इफेक्टिव लर्निंग हो जाए इस चीज के लिए खास तरह के मेथड्स, जो सही मेथड्स हो, अप्रोप्रिएट जो मेथड्स हो, उनका चुनाव भी किया जाता है। फिर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, जो भी अल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे सही सही जो
एप्रोप्रिएट जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी सिलेक्ट करना होता है। फिर सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट मटेरियल्स एंड टूल्स रिक्वायर्ड, जो सही टूल्स और मटेरियल हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको सिलेक्ट करना। फिर है असिस्टिंग एप्रोप्रिएट पर्सनल रोल्स फॉर टीचर्स, भाई टीचर्स को जो है असाइनिंग, सॉरी नॉट असिस्टिंग, असाइनिंग, टीचर्स को पर्सनल रोल असाइन करना, उनको देना, स्टूडेंट्स को क्या रोल देना है वो भी डिसाइड करना चाहिए। फिर सपोर्टिंग स्टाफ को क्या रोल उसमें अदा करना है वो भी डिसाइड करना चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ मतलब वहां पर हो सकता है भाई जो मान लीजिए क्लास में टीचर जो है स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो हो सकता है वहां पर एक कंप्यूटर का टीचर उनको सपोर्ट करने के लिए हो, तो वो सपोर्टिंग स्टाफ में आ जाएगा, उनका क्या रोल रहेगा। फिर 8th है इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम को लागू करना। 9th है इवेलुएटिंग द आउटकम इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स मेजर्ड इन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किस तरह से मेजर किया जाता है उसका इवेल्युएशन करना भी जरूरी है, यानी आउटकम का इवेल्युएशन जरूरी है। फिर है रिवाइजिंग टू improve efficiency of the system to improve students learning, स्टूडेंट की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए जो एफिशिएंसी है सिस्टम की, जो एफिशिएंसी मतलब एक तरह से कह लीजिए उसकी जो ताकत है या उसकी जो पावर है, जो वो क्या कर सकता है, वो एफिशिएंसी जो है कितना इफेक्टिव वो है, उस चीज को इम्प्रूव करना चाहिए रिवाइज करके। ठीक है, मतलब रिवाइज करते जाओ, उस सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ाते जाओ ताकि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो बढ़ती चली जाए। ठीक है, फिर है एडवांटेजेस ऑफ सिस्टम अप्रोच, सिस्टम अप्रोच की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सिस्टम अप्रोच की जो एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं। सिस्टम अप्रोच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द suitability of the resource material to achieve the specific goal, जो रिसोर्स मटेरियल है वो कौन सा सही सही सूट करेगा, ये सुटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है सिस्टम अप्रोच। टेक्नोलॉजिकल एडवांस कुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन ऑफ machines, media and people for attaining the defined goal, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई है उसको यूज किया जा सकता है ताकि एक इंटीग्रेशन दिया जा सके, एक आपस में जोड़ा जा सके किन चीजों को, मशीन्स को, मीडिया को और लोगों को, ताकि जो डिफाइंड गोल्स हैं यानी जो लर्निंग है, लर्निंग को बढ़ाया जा सके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा मतलब इफेक्टिवनेस लाई जा सके। आगे कहता है नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू असेस द रिसोर्स नीड्स, ये जो रिसोर्स की नीड्स हैं उनको भी असेस करने में एक तरह से मदद करता है। देयर सोर्सेज एंड फैसिलिटीज इन रिलेशन टू क्वांटिटीज, वे क्वांटिटी के संबंध में उनके जो रिसोर्स हैं या जो फैसिलिटीज हैं उनको भी ये एक तरह से असेस करने में मदद करता है। फिर कहता है टाइम एंड अदर फैक्टर्स, फिर टाइम को भी असेस करने में और अदर फैक्टर्स को भी असेस करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट है इट परमिट्स एन orderly introduction of components demonstrated to be required for system success in terms of student learning, भाई सिस्टम की सक्सेस जो है वो तभी होगी जब स्टूडेंट की लर्निंग होगी, तो इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट लर्निंग जो सिस्टम की सक्सेस है उसके लिए ये किस चीज को परमिट करता है, एक ऑर्डरली इंट्रोडक्शन देता है, किस चीज की, कंपोनेंट्स की। ठीक है, जिनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, जिनकी जरूरत है, यानी जिन कंपोनेंट्स की जरूरत है उन कंपोनेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट कर दिया गया है और वो जो है उनकी ऑर्डरली इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, यानी वो एक खास तरीके के तहत एक ऑर्डर में, यानी कि कोई पीछे कोई पहले, एक फिक्स ऑर्डर के साथ उनकी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। नेक्स्ट है इट अवॉइड्स रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब एक हटपन, सख्ती, इन प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन के प्लान में सख्ती को ये अवॉइड करता है। एज कंटिन्यूअस इवेल्युएशन अफोर्ड्स डिजायर्ड बेनिफिशियल चेंजेस टू बी मेड,
क्योंकि जो कंटिन्यूअस इवेल्युएशन है, जो लगातार इवेल्युएट किया जाता है स्टूडेंट को, वो किस चीज को अफोर्ड कर लेती है, जो डिजायर्ड बेनिफिशियल चेंजेस हैं जो कि होने हैं किसके अंदर, स्टूडेंट की लर्निंग के अंदर। फिर है लिमिटेशंस ऑफ सिस्टम अप्रोच। अब जहां पर इसके फायदे हैं वहां पर इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो तीन यहाँ पर हमें इसकी लिमिटेशंस दी हैं। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए, जो ओल्ड वेज हैं आर डिफिकल्ट टू इरेज, उनको बड़ा मुश्किल होता है कि आप इरेज कर दो, यानी पुराने तरीके को बदलना थोड़ा मुश्किल होता है। देयर इज ऑलवेज रेजिस्टेंस टू एनी न्यू मेथड और अप्रोच। हमेशा ही एक नया मेथड या अप्रोच जो आती है उसके लिए कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ विरोध तो वहां पर होगा ही होगा। दूसरा है इन्वॉल्व्स हार्ड वर्क। सिस्टम्स अप्रोच रिक्वायर्स हार्ड एंड कंटिन्यूअस वर्क। बहुत हार्ड और कंटिन्यूअस वर्क की डिमांड करती है ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल पर्सनल। ऑन द पार्ट ऑफ स्कूल पर्सनल मतलब स्कूल स्टाफ, पर्सनल हो गया स्टाफ, ठीक है, जैसे टीचर्स हो गए या दूसरे जो भी मदद करने वाले जितना भी स्टाफ है, उस सारे स्कूल स्टाफ से बहुत जबरदस्त ये हार्डवर्क की डिमांड करती है। सम आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एक्स्ट्रा लोड। कुछ टीचर्स या कुछ जो स्कूल स्टाफ होता है वो एक्स्ट्रा लोड के लिए तैयार नहीं होता। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी इसकी एक कमी है। टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर स्टिल नॉट फेमिलियर विद सिस्टम अप्रोच। कुछ टीचर्स और कुछ जो स्कूल को चलाने वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अब भी सिस्टम्स अप्रोच के साथ फेमिलियर नहीं है। दो इट हैज बीन सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड इन इंडस्ट्री। हालांकि इंडस्ट्री में इसको बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से लागू कर दिया गया है। इट हैज स्टिल टू मेक हेडवे इन एजुकेशन। एजुकेशन में अभी भी इसे अपना रास्ता बनाना है, यानी अभी भी इसे एक तरह से ये इंट्रोडक्शन की वेट में है कि सब लोग जो है सिस्टम अप्रोच को जाने, समझ जाएं और फिर जो है आगे इसको लागू किया जाए। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ये जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।